हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 4 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट की पैटर्न पर बोली जाएगी, जिसमें ब्रैकेट, कोमा तथा पूर्ण विराम भी बोले जाते हैं तथा वह 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। बाकी 3 डिक्टेशन 80, 90 तथा 100 शब्द प्रति मिनट से होगी। पहली डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी तथा यह राजस्थान हाईकोर्ट के पैटर्न पर है, जो कि 5 सेकंड बाद शुरू होने वाली है। शुरू। लद्दाख में भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा ब्रैकेट शुरू LAC ब्रैकेट बंद पर मंडरा रहे खतरे के बीच देश के जनमानस में चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। पूर्ण विराम। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है और जगह जगह से चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तोड़कर सड़कों पर फेंकने की खबरें आ रही है। पूर्ण विराम। जनता का यह आक्रोश वाजिब है। पूर्ण विराम। सरकार ने भी आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ने के लिए हाल ही कुछ कड़े फैसले किए हैं। पूर्ण विराम। दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पूर्ण विराम। रेल मंत्रालय एक चीनी कंपनी के साथ बड़ा करार रद्द कर चुका है। पूर्ण विराम। बेशक आर्थिक ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने से चीन की अकड़ ढीली करने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन भारत से चीन की आर्थिक गतिविधियों का पता पूरी तरह साफ करने से पहले अपने हित के कई पहलुओं पर गौर करना होगा। पूर्ण विराम। भारत के कई उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं। पूर्ण विराम। चीन भी अगर जवाबी कार्रवाई करते हुए कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगाता है तो हमारे उद्योगों की परेशानी बढ़ सकती है। पूर्ण विराम। आवेश में फैसले करने के बजाय यह देश को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने का समय है। पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था, उसे जमीनी स्तर पर साकार करने में जुटने की ज़रूरत है। चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता इसी से खेलेगा। पूर्ण विराम। फिलहाल हालत यह है कि जो विदेशी कंपनी हमारी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करती है, वह भी इसका कच्चा माल चीन से मंगाती है। पूर्ण विराम। चीन के साथ बदले समीकरणों की पृष्ठभूमि में नीति आयोग के एक सदस्य ने इन बुलेट प्रूफ जैकेट के आयात पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पूर्ण विराम। उनका कहना है कि यहाँ चीन के कच्चे माल की गुणवत्ता शक के दायरे में
आती है पूर्ण विराम। वैसे भी कोरोना काल में कुछ यूरोपीय देशों को हल्की गुणवत्ता वाले मेडिकल उपकरण भेजकर चीन का दोगला चेहरा सामने आ चुका है पूर्ण विराम। हमारी सेना के साजो सामान के मामले में तो उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता पूर्ण विराम। साथ ही संचार उपकरणों के मामले में भी चीन विश्वास के लायक नहीं है पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में भारत को आत्मनिर्भर होकर इन क्षेत्रों में खासी पूर्ति करनी होगी पूर्ण विराम। यह अच्छी बात है कि सरकार भारतीय बाजारों में चीनी कंपनियों की भूमिका सीमित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है लेकिन इसके समानांतर ऐसे विकल्प भी खोजे जाने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा आधार स्वदेशी उत्पाद हों पूर्ण विराम। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन ने बड़ी चतुराई से दुनिया भर के बाजारों को अपने माल से पाट रखा है पूर्ण विराम। समाप्त। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन एसएससी के पैटर्न पर बोली जाएगी, जिसमें कोमा, ब्रैकेट तथा पूर्ण विराम नहीं बोले जाते हैं तथा पैरा चेंज होने पर 2 सेकंड का विराम लिया जाता है। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। लद्दाख में भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मंडरा रहे खतरे के बीच देश के जनमानस में चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है और जगह जगह से चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तोड़कर सड़कों पर फेंकने की खबरें आ रही है। जनता का यह आक्रोश वाजिब है। सरकार ने भी आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ने के लिए हाल ही कुछ कड़े फैसले किए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रेल मंत्रालय एक कंपनी चीनी के साथ बड़ा करार रद्द कर चुका है। बेशक आर्थिक ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने से चीन की अकड़ ढीली करने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन भारत से चीन की आर्थिक गतिविधियों का पत्ता पूरी तरह साफ करने से पहले अपने हित के कई पहलुओं पर गौर करना होगा। भारत के कई उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं। चीन भी अगर जवाबी कार्रवाई करते हुए कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगाता है तो हमारे उद्योगों की परेशानी
बढ़ सकती है। आवेश में फैसले करने के बजाय यह देश को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था, उसे ज़मीनी स्तर पर साकार करने में जुटने की ज़रूरत है। चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता इसी से खुलेगा। फिलहाल हालत यह है कि जो विदेशी कंपनी हमारी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करती है, वह भी इसका कच्चा माल चीन से मंगाती है। चीन के साथ बदले समीकरणों की पृष्ठभूमि में नीति आयोग के एक सदस्य ने इन बुलेट प्रूफ जैकेट के आयात पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यहाँ चीन के कच्चे माल की गुणवत्ता शक के दायरे में आती है। वैसे भी कोरोना काल में कुछ यूरोपीय देशों को हल्की गुणवत्ता वाले मेडिकल उपकरण भेजकर चीन का दोगला चेहरा सामने आ चुका है। हमारी सेना के साजो सामान के मामले में तो उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही संचार उपकरणों के मामले में भी चीन विश्वास के लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत को आत्मनिर्भर होकर इन क्षेत्रों में खासी पूर्ति करनी होगी। यह अच्छी बात है कि सरकार भारतीय बाजारों में चीनी कंपनियों की भूमिका सीमित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन इसके समानांतर ऐसे विकल्प भी खोजे जाने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा आधार स्वदेशी उत्पाद हों। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन ने बड़ी चतुराई से दुनिया भर के बाजारों को अपने माल से पाट रखा है। उसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा है। अपेक्षाकृत सस्ता होने से चीनी माल की मांग भी रहती है। भारत में ऐसे माल की खपत घटाने के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके लिए दीर्घकालीन रणनीति की सरकार है, जो चीन ही नहीं दूसरे देशों पर भी भारत की आत्मनिर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करे। भारत आत्मनिर्भरता के मामले में बुलंदी हासिल करेगा, तभी चीन जैसे देश झुककर बता तेरी रजा क्या है की मुद्रा में आएंगे। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। भारत में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक दवा जो कि दी गई मंजूरी किसी खुशखबरी से कम नहीं है। हल्के और
मध्यम प्रकार के कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए इस एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी इजाज़त दे दी है। न केवल भारत में दवा आधिकारिक रूप से बनेगी बल्कि यहाँ दवा बेचने की भी इजाज़त मिल गई है। यह दवा जापान में फ्लू के खिलाफ प्रयोग में रही है और कोविड-19 के इलाज में भी इससे काम में लिया जा रहा है। भारतीय कंपनी भी इसके जेनेरिक संस्करण का निर्माण करती है और कोरोना के दिनों में भी कुछ देशों में इसकी आपूर्ति कर रही है। अब यह दवा भारत में भी कोरोना के खिलाफ काम आएगी, लेकिन इसे केवल डॉक्टर की आधिकारिक सलाह या देखरेख में ही लेने की मंजूरी दी गई है। दवा बनाने वाली कंपनी को अपने परीक्षण में बहुत उत्साहजनक नतीजे मिले हैं और अब इस दवा के सामूहिक प्रयोग से इसकी असली ताकत का बेहतर अंदाजा हो सकेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह दवा गेम चेंजर हो सकती है। यह दवा कोरोना के प्रारंभिक चरण में कारगर हो सकती है और कोरोना मामलों को गंभीर अवस्था में जाने से बचा सकती है। आगामी 2 महीने में इस दवा के कारगर होने के संबंध में पुख्ता आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। चूँकि यह दवा बहुत सस्ती है, इसका प्रयोग आसान है, इसलिए भी इसका कारगर होना भारत जैसी दुनिया के लिए बड़ी बात होगी। जब भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 4.12 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, अब 13,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तब ऐसी किसी उम्मीद बंधाती दवा को मंजूरी देना और भी ज़रूरी हो गया था। भारत की बात करें तो अभी 1.70 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें से गंभीर मामले 5% के करीब पहुंच गए हैं। 95% से ज़्यादा मामले हल्के या मध्यम प्रकार के हैं और इनमें भी जिन मामलों में लक्षण स्पष्ट है, हाँ, यह दवा यदि रामबाण सिद्ध हो जाए तो यह भारत के लिए बड़ी सफलता होगी। खास बात यह है कि यह दवा एंटीवायरस है और इन दिनों दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना की सीधी दवा या वैक्सीन की बजाय एंटीवायरल दवा बनाने में जुटने लगे हैं। कोरोना से लड़ने में ऐसी और भी दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। संभव है विभिन्न चरणों और विभिन्न लक्षणों के लिए अलग अलग एंटीवायरल दवाएं बने, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि यह कोरोना की 16 आना पुख्ता दवा नहीं है। अभी भी फिजिकल डिस्टेंसिंग ही सबसे मुकम्मल उपाय है। भारत में लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमण में आई तेजी यह साफ कर देती है कि लोगों ने शारीरिक दूरी बनाए रखने में कोताही बरती है। लोगों को और मुस्तैदी से बताना होगा कि आज कोरोना से बचने के लिए
भीड़ से बचना और अनजान लोगों से शारीरिक दूरी बनाना स्वस्थ रहने की बुनियादी शर्त है। ऐसे शोध सामने आ चुके हैं कि मास्क ना पहनने पर संक्रमित होने का खतरा 70% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और मास्क पहनने पर खतरा 40% घट जाता है। जिन देशों ने मास्क का यथोचित प्रयोग किया है वहाँ संक्रमण काबू में आ रहा है। बेशक पुख्ता दवा के मिलने तक कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में मास्क ही असली कवच है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन से समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। भारत में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक दवा को दी गई मंजूरी किसी खुशखबरी से कम नहीं है। हल्के और मध्यम प्रकार के कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए इस एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने अपनी इजाज़त दे दी है। न केवल भारत में दवा आधिकारिक रूप से बनेगी बल्कि यहाँ दवा बेचने की भी इजाज़त मिल गई है। यह दवा जापान में फ्लू के खिलाफ प्रयोग में रही है और कोविड-19 के इलाज में भी इससे काम में लिया जा रहा है। भारतीय कंपनी भी इसके जेनेरिक संस्करण का निर्माण करती है और कोरोना के दिनों में भी कुछ देशों में इसकी आपूर्ति कर रही है। अब यह दवा भारत में भी कोरोना के खिलाफ काम आएगी, लेकिन इसे केवल डॉक्टर की आधिकारिक सलाह या देखरेख में ही लेने की मंजूरी दी गई है। दवा बनाने वाली कंपनी को अपने परीक्षण में बहुत उत्साहजनक नतीजे मिले हैं और अब इस दवा के सामूहिक प्रयोग से इसकी असली ताकत का बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह दवा गेम चेंजर हो सकती है। यह दवा कोरोना के प्रारंभिक चरण में कारगर हो सकती है और कोरोना मामलों को गंभीर अवस्था में जाने से बचा सकती है। आगामी 2 महीने में इस दवा के कारगर होने के संबंध में पुख्ता आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। चूँकि यह दवा बहुत सस्ती है, इसका प्रयोग आसान है, इसलिए भी इसका कारगर होना भारत जैसी दुनिया के लिए बड़ी बात होगी। जब भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 4.12 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, जब 13,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तब ऐसी किसी उम्मीद बंधाती दवा को मंजूरी देना और भी ज़रूरी हो गया था। भारत की बात करें तो अभी 1.70 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें से गंभीर मामले 5% के करीब पहुंच गए हैं। 95% से ज़्यादा मामले हल्के या मध्यम प्रकार के हैं और इनमें भी जिन मामलों में लक्षण स्पष्ट हैं, हाँ, यह दवा यदि रामबाण सिद्ध हो जाए तो यह भारत के लिए बड़ी सफलता होगी। खास बात यह है कि यह दवा एंटीवायरस है और इन दिनों दुनिया के वैज्ञानिक
कोरोना की सीधी दवा या वैक्सीन की बजाय एंटीवायरल दवा बनाने में जुटने लगे हैं। कोरोना से लड़ने में ऐसी और भी दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। संभव है विभिन्न चरणों और विभिन्न लक्षणों के लिए अलग अलग एंटीवायरल दवाएं बने, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि यह कोरोना की 16 आना पुख्ता दवा नहीं है। अभी भी फिजिकल डिस्टेंसिंग ही सबसे मुकम्मल उपाय है। भारत में लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमण में आई तेजी यह साफ कर देती है कि लोगों ने शारीरिक दूरी बनाए रखने में कोताही बरती है। लोगों को और मुस्तैदी से बताना होगा कि आज कोरोना से बचने के लिए भीड़ से बचना और अनजान लोगों से शारीरिक दूरी बनाना स्वस्थ रहने की बुनियादी शर्त है। ऐसे शोध सामने आ चुके हैं कि मास्क ना पहनने पर संक्रमित होने का खतरा 70% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और मास्क पहनने पर खतरा 40% घट जाता है। जिन देशों में मास्क का यथोचित प्रयोग किया है वहाँ संक्रमण काबू में आ रहा है। बेशक पुख्ता दवा के मिलने तक कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में मास्क ही असली कवच है। समाप्त। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर PDF, आउटलाइन या शब्द चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।